इतनी शिद्दत से न कर तरके ताल्लुक का सवाल, ये ना हो हमसे तेरी बात न टाली जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़े मुतशक्करम। होपफुली मेरे व्यूअर्स को ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मजीद अच्छी अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नॉवल अच्छा लग रहा है, तहरीर अच्छी लग रही है तो अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नॉवल इश्क़े मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट। ये अगला दिन था। आयशे भुनभुनाती हुई हमायूं के सर पर पहुंची, जो लाइब्रेरी में बैठा किताबों में छुपा मोबाइल यूज कर रहा था। अनोश आयशे के हम कदम थी। आयशे ने लाइब्रेरी के रूल्स का लिहाज किए बगैर उसकी टेबल पे अपना रजिस्टर पटखा था। हमायूं ने अचंभे से सर उठाया। आयशे की हरकत पे वो नासमझी से उसे देखने लगा। क्या बेशर्म शख्स हो तुम, इंतहाई गिरे हुए इंसान हो, बल्कि तुम इंसान हो के भी नहीं। आयशे का पारा हाई था। उसके ऊंचा बोलने पे आसपास की टेबल्स पर बैठे तुलबा डिस्टर्ब होने लगे थे। कुछ ने सर उठाकर उसे देखा और उसे खामोश रहने की तलकीन की। बैग गोद में रख के कुर्सी खींच कर बैठ गई। अनोश कमर पे हाथ रखे खड़ी थी, मुसलसल पैर हिला रही थी, जैसे आज तो हमायूं का फैसला करके ही रहेगी। क्या हो गया? क्यों तुम दोनों मुझे काट खाने को धो रही हो? तुम्हें नहीं पता जलीलों वाली तुमने कल हरकत की है ना? बताओ, मोहमिल चुड़ैल ने तुमको वो सब करने के लिए कितने पैसे दिए थे? अब ये मोहमिल चुड़ैल कौन थी और कौन से पैसे, काहे के पैसे? हमायूं के तासुरात अजीब से हुए। भूलापन, भोलापन तो देखो कैसे टपक रहा है, पर करतूत इंतहाई। अनुष धीमी आवाज में दांत कुचकचाती गराई। मेरी बहनों, मुझे बता दो मैंने क्या किया है? अब की बार वो बोल उठा। वो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था वो दोनों किस बारे में उससे जवाब तलब करने आई थी। कल तुमने कहा था तुम कभी हमें तंग नहीं करोगे, ना ही रूमा को। फिर तुम काफी देर हमारी टेबल पर बैठ के हमारा सर खाते रहे। तुमने कॉफी भी मंगवाई और फिर वो गिर गई तो तुम मेरी मदद के लिए भड़े और हाथ पकड़ा था। आयशे एक सांस में खींच कर बोली और सब याद दिलाया। तो मदद करने में क्या बुराई थी? उसने तेवर चढ़ाए। सुनो हमायूं सईद, ये बताओ तुमने ये सब किसके कहने पे किया? बात क्या है ये बताओ। मैंने कसम से कुछ नहीं किया। और ये मोहमिल कौन है? तुम्हें वाकई मोहमिल का नहीं पता? तुम उसे नहीं जानते? अनोश ने भूमें उचकाई। नहीं भाई, आज तक मोहमिल नाम की किसी लड़की तक से टकरार नहीं हुआ। आयशे ने गर्दन ऊपर करके अनोश को देखा। उसने आंख झपकी। तुमने कल आयशे की मदद की। तुम हमारी टेबल पे यूं बैठे थे, इस बात का किसी ने फायदा उठाया और तुम्हारी और आयशे की तस्वीरें ली और इनको गलत बात का रुख दे दिया। अस्तगफिरुल्लाह, मोहमिल नामी लड़की ने? पर यह है कौन? वो समझते हुए सर हिलाने लगा। चुड़ैल है चुड़ैल। आयशे ने आंखें बड़ी करके मुंह बिगाड़ के बताया। अनोश का कहका छूटा। ओ, तो तुम लोगों को लगा के? हाँ, हमें वही लगा। सच बताओ, तुम उसके साथ मिले हुए तो नहीं? हम डैन से कंप्लेन कर देंगे। माफ कर दो भाई, मुझे ये सब करके क्या मिलेगा? और तुम तो एएसपी की बीवी हो, तुम पता करवा लो किसने इसको तस्वीरें खींची। ओ गॉड, हाँ, वो मुस्कान वो किसी मोहमिल नामी लड़की का जिक्र कर रही थी। कुछ दिन पहले उसके मुंह से मैंने सुना था। मैं कैंटीन जा रहा था, तब वो अपनी दोस्त को कुछ बता रही थी। हमायूं को जैसे ही याद आया तो बोल पड़ा। आयशे और अनोश का माथा सुकड़ा। कंफर्म कर लो, फिर हम उसकी डैन से शिकायत करेंगे। आयशे ने जैसे फैसला सुना दिया। इन दोनों ने सर हिलाया। अनोश ने एक नज़र हमायूं को देखा। अब दुश्मनों से मदद लेनी पड़ रही थी। हमायूं अपना सामान समेट के उठ खड़ा हुआ। उसके जाने के बाद इन दोनों ने सांस खारिज की। अगर यह मुस्कान की हरकत हुई तो मैं उसे यूनि से निकलवा दूंगी। इतनी गिरी हुई हरकत की है इसने। लोगों को कुछ खुदा का खौफ ही नहीं रहा। अगर तुम्हारे ससुराल वाले समझदारी से काम ना लेते तो। उसे झरझरी आ गई। पर अनोश मोहमिल की इस हरकत से मेरी उनके दरमियान मजीद इज्जत बढ़ गई है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। सब ने उसका असली रूप देख लिया। इससे अब जान छूट गई। आयशे मुतमिन थी। हाँ, पर मैं इस मुस्कान को ऐसे नहीं छोड़ने वाली। अच्छा मत छोड़ना। अनोश, तुम्हें पता है मैं रूमा को आज सबसे ज्यादा मिस कर रही हूँ।
तुम दोनों के आने से मेरी दुनिया बदल गई है। आज मैं मुकम्मल हूँ और वो नहीं है यहाँ। वो ख्वाब भी मेरे जहन से जाता नहीं। आयशा ख्वाब के असर में खोई खोई बोल रही थी। वो अपने दिल के अहवाल के अलावा उनसे हर बात शेयर करती थी, क्योंकि हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती। कुछ आप सिर्फ दिल तक ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे वो लोग उसके लिए कितनी ख़ास थी, उनसे मोहब्बत थी, उनके लिए वो एक गलत लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सोचों में खोई हुई थी। अनोश ने नाखून चुबाते हुए उस पर निगाह डाली। पता नहीं उसकी खाला को क्या हो गया है जो इतना लंबा रोक लिया। मुझे लगा था हफ्ता 2 हफ्ते तक आ जाएगी। यहाँ दूसरा महीना चल रहा है। उसके घर गई थी। एहतशाम अंकल घर पे नहीं थे। नेमत भी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला था। उसके चेहरे पे फिक्र परेशानी साफ वाजिया थी। उम्मीद है वो ठीक ही होगी। अपनी रूमा का कोई भला कुछ बिगाड़ सकता है क्या? अनोश ने दोनों के दरमियान टेंशन कम करने के लिए हंसते हुए कहा। ये शदीद दोस्ती थी जो वो तीनों महसूस करने लगी थी। खून का रिश्ता नहीं था, पर दिली रिश्ता बन गया था। आयश, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। टेबल पर सर झुकाए अनोश ने हल्के से कहा। आयशा के होंठों पर तबस्सुम बिखर गया। वो सर हिला कर रह गई। कौन थी वो एक मिडिल क्लास आम लड़की जिसे दोस्तों की मोहब्बत ने ज़िंदगी जीना सिखाया, फिर शादी के बाद जिसने ज़िंदगी से कई सबक सीख लिए। मुराद जैसा हम सफ़र मिल गया जिसने यकीन करना सिखाया, और पिछली रात के वाक़ये से तो उसे शोहर पे गरूर सा हो गया था। काफ़ी देर वो दोनों साथ बैठे बातें करती रही थी। फिर जब क्लास का टाइम हुआ तो लाइब्रेरी से उठ गई। गाड़ी सड़क पे रवां दवां थी। पिछले 10 मिनट से वो खाली ज़मीनों का सफ़र तय कर रहे थे जहाँ किसी किस्म की आबादी ना थी। अलबत्ता फासले पे कहीं दरख्त नज़र आते तो कहीं मुकम्मल हरी घास। कुछ बागात थे तो आगे जाके बंजर ज़मीन। इतना उसे समझ लग गई थी लाहौर से बाहर का ये इलाका है। अचानक गाड़ी रोकी। उसने चौक के गार्ड को देखा जो उसकी तरफ चेहरा मोड़ के पलटा। गाड़ी क्यों रोकी है? मैडम, आपको उतरना पड़ेगा, अब्दुल ने नजरें झुका के कहा। उसने नासमझी से उसे देखा, फिर बाहर। क्या मतलब? हम घर जा रहे हैं ना? उसने घबराहट छुपाते कहा। जी आप उतरे, मुझे छोटे साईं से हुक्म मिला है, उसी की ताबेदारी कर रहा हूँ। उसकी नजरें गार्ड के चेहरे पे जमी थी। अजीज के बाद मेहरान का सबसे करीबी बंदा था वो। सिक्योरिटी के वक्त वही उसके सबसे ज्यादा पास होता था। रुमाइजा उसकी बात पे परेशान हुई थी। उसकी नजरें गार्ड से होते हुए सामने विंडो स्क्रीन पर पड़ी। सामने एक गाड़ी रुकी हुई थी जिसमें से ग्रे शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस एहतशाम शिनवारी चेहरे की बड़ी दाढ़ी पे हाथ फेर के गाड़ी से उतरे थे। उसके चेहरे पे खुशी की लहर दौड़ गई। फौरन से वो गाड़ी के लॉक पे लपकी। उसने हैंडल घुमाया पर दरवाज़ा खुल नहीं सका। उसने उलझ के गार्ड को देखा। ड्राइवर ने आगे से गाड़ी अनलॉक की। रुमाइता ने फिर जब हैंडल पे कुव्वत लगाई तो दरवाज़ा खुलता चला गया। वो गाड़ी से उतर के दौड़ते हुए शिनवारी साहिब से जा लगी। मेरा बच्चा आ गया। शिनवारी साहिब ने उसके माथे पे प्यार किया। वो नम आंखों से हंसने लगी। इतने दिन बाद अपने बाप को देखा था। चेहरा कितना उतरा हुआ था, काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। उसकी फिक्र और कर्ज चुकाने की टेंशन से ही उसकी ये हालत हुई थी। एहतशाम साहिब, मैंने आपको बहुत याद किया। उनका चेहरा हाथों में लिए वो अंग्रेजी के फिक्रों में बोली। मैंने भी अपनी रूमा को बहुत याद किया। उन्होंने उसके सर के बाल सहलाए। आप मुझे लेने आए हैं? उसने उनका हाथ थाम लिया। वो मुस्कुरा रहे थे। चले, बाकी बातें घर जाके करेंगे, रूमा ने पूछा और उनके साथ हो ली। शूज़ के लेस खुल के उसके पैरों में आने से उसके कदम लड़खड़ाए। एहतशाम के हाथ में से हाथ निकाल कर वो लेस बांधने के लिए झुकी। एहतशाम साहिब गाड़ी के दरवाजे पे पहुंचे। पलट के उसे देखा जिसने ठहरने का इशारा किया। उन्होंने सांस बहाल की। वो उठी। एहतशाम शिनवारी गाड़ी में बैठे। उसने कदम बढ़ाए। गार्ड ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद कर दिया। वो घूमकर दूसरे दरवाजे की तरफ जाने लगी। अब्दुल ने आगे बढ़ के हाथ बढ़ा के उसका रास्ता रोका। रुमाइजा ने खुले मुंह से उसे देखा। वो नफी में सर हिला रहा था। रूमा के गले में गुठली मासूम हुई। आंखों में हैरत उभरने लगी। मैं बाबा के साथ इसी गाड़ी में जाऊंगी। उसे लगा शायद वो उसे दूसरी गाड़ी में बैठने का कह रहा हो। उसे कुछ गलत महसूस हुआ। छठी हिस्स ने तेजी से काम किया। उसने पलट के देखा। बाबा, नो रिस्पॉन्स। गाड़ी का दरवाज़ा बंद रहा और उसका दिल बंद हो रहा था। आप वापस फार्म हाउस चलेंगी? मुझे साईं की तरफ से यही हुक्म मिला था। आपके वालिद से मिलवा दूं। रूमा को लगा उसे सुनने में गलती हुई है। उसने फिर पूछा। गार्ड ने बात दोहरा दी। रूमा पे गोया कयामत टूटी थी।
وہ جگہ پہ جم گئی، خون سرد ہو گیا، سانس جو لی وہ بحال نہ ہو سکی۔ عبدل کا چہرہ سنجیدگی سے بھرپور تھا۔ پھر وہ نفی میں گردن گھماتی پیچھے ہوئی اور شنواری صاحب کی جانب گاڑی کے دروازے کی طرف لپکی۔ کالے شیشے چڑھے تھے، اندر بس تاریکی نظر آ رہی تھی۔ اس نے شیشہ پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنے میں دو لڑکیاں تیسری گاڑی سے اتر کے اس کے پاس آئی۔ بابا، یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے جائیں، مجھے بچا لیں۔ اپنے ہاتھوں کی پرواہ کیے بغیر وہ بری طرح شیشہ پیٹ رہی تھی۔ ان دونوں لڑکیوں نے اسے قابو میں کیا اور گاڑی میں سے ہٹایا۔ ڈرائیور نے گاڑی دوڑا دی۔ وہ حواس باختہ چلانے لگی۔ سمجھ ختم ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے ان دونوں کو جھٹکا۔ ان کے چہرے پہ نظر پڑی، یہ جاننے پہچاننے چہرے تھے۔ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے پہلے بھی اپنے ساتھ لائی تھی۔ انہوں نے اسے واپس بازوؤں سے پکڑ لیا۔ رمائزہ مچل رہی تھی، قابو سے بالکل ہی باہر ہو گئی۔ لڑکی، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہمارے لیے مشکل پیدا مت کرو، ایک لڑکی اس کے کان میں اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ وہ سن ہو گئی۔ چلو، عبدل نے چلنے کا کہا اور اس کا وجود سن ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس نے بے ساختہ سر آسمان کی جانب اٹھایا۔ اللہ، یہ سب اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا؟ میران ایسا کچھ نہیں کر سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، مجھے چھوڑ دو، اسے پتا چل گیا تو وہ تم لوگوں کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے بازو چھڑانے کی کوشش کی پر ناکام ہوئی۔ اس کے کانوں میں عجیب سی ہنسی گھلی۔ وہ سیدھی ہوئی۔ ان کی گاڑی کے برابر ایک اور گاڑی کھڑی تھی، پہلے نہیں تھی، شاید اسی ہنگامے کے دوران آئی تھی۔ اس کے پہیوں کی چڑچڑاہٹ رمائزہ نے سنی تھی۔ کالی پراڈو میں سے سفید کرتے میں زیب کوئی نفس اترا جس کی ہنسی اس کے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ یہ ہنسی اس وقت اسے بے حد بری لگی تھی، جیسے اس کی حالت، اس کی بے بسی پہ کوئی ہنس رہا ہو۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے بہت ہی آرام سے گاڑی سے اتر کے اس کے روبرو آئے۔ رمائزہ کی زبان تالو سے چپک گئی۔ حیرت ہی حیرت تھی، دل کو جھٹکے ہی جھٹکے لگ رہے تھے۔ ان کی ہنسی مدھم ہو گئی، مونچھوں کو تاؤ دیا، آنکھوں میں تپش اور مینی خیزی تھی۔ تو تم ہو رمائزہ، جس کے لیے میرا بیٹا دیوانہ ہو چکا ہے۔ تمہیں روبرو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو گیا ہے کہ میران تمہارے لیے اتنا پاگل کیوں ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے چشمہ اتارا۔ جس شخص کو وہ صرف ٹی وی سکرین پہ دیکھتی آئی تھی، آج اس کے روبرو کھڑا تھا، اور وہ لڑکی بھی گویا ایک تصویر سے نکل کے جیسے ان کے مقابل تھی۔ اب وہ ایک برے آدمی تھے۔ آپ نے کیا ہے نا یہ سب، آپ کو بدلے سے کیا مل جائے گا؟ میرے بابا نے قرض اتار تو دیا ہے، پھر یہ دشمنی کیسی اور کیوں؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گویا ہوئی، ذوالفقار شیر کی بچی۔ اس شیرنی کی جرت پہ ششدر تھے۔ آنکھوں میں طوفان سا اٹھ گیا۔ کسی کی اتنی جرت نہیں تھی کہ ان سے اتنے سخت لہجے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر لے۔ یہ میرے کہے پر نہیں، میران کے کہے پہ ہو رہا ہے۔ فارم ہاؤس چلو، سب بتا دوں گا، یہاں تماشا کھڑا کرنا اچھا نہیں لگتا۔ آنکھوں پہ چشمہ لگا کے وہ غصہ دبا کر مڑ گئے۔ اللہ آپ سے ہر ظلم کا حساب لے گا۔ ان کے پشت دیکھتے ہوئے وہ چلائی۔ وہ جاتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ میں تمہارے ساتھ برا کچھ کر ہی نہیں سکا، میں صرف اپنی ہونے والی بہو سے ملنے آیا ہوں، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولے۔ ان کے لفظ اس کی سمجھ سے باہر تھے۔ وہ لڑکیاں اسے گھسیٹتی ہوئی دوسری گاڑی میں بٹھا کر واپس لے گئی۔ وہی 10 منٹ کا سفر طے ہوا، چیخ و پکار، آنکھوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، سسکیاں بھر گئی۔ بلا آخر وہ پھر اس فارم ہاؤس میں آ گئی تھی۔ یہ جگہ بہت خوبصورت تھی، پر اس کے لیے ایک بدصورت برا خواب بن کے رہ گئی تھی۔ حلیمہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے ہی اسے سنبھالا، اور جب ذوالفقار جا کو اندر آتا دیکھا تو حیرت آسمان کو جا پہنچی۔ حلیمہ بھی، میران کو بلائیں، یہ لوگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ رو رہی تھی، بچوں کی طرح اس نے التجا کی۔ وہ اٹلی صبح کی فلائٹ سے جا چکا ہے، جب تک واپس نہیں آتا تم یہی رہو گی، چاہو تو بنگلے چل سکتی ہو۔ حلیمہ، اس کا خیال رکھنا تمہارا فرض ہے، جا خاندان کی ہونے والی بہو ہے یہ، مجھے غلط مت سمجھنا، یہ سب میں اپنے بدلے اور انا میں آ کر رہا ہوں۔ مجھے تم سے بدلہ لے کر کچھ حاصل نہیں ہونے والا، مجھے میران کی خوشی سے زیادہ کچھ عزیز نہیں۔ وہ میرا گدی نشین ہے، جو وہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اس نے جو کہا عبدل نے کیا۔ مجھے نہیں معلوم تم دونوں کے درمیان کیا نوک جھوک ہوئی جو اس نے یہ قدم اٹھایا، میں پر اس کے غصے سے واقف ہوں۔ ہاتھ پیچھے باندھے وہ کہتے جا رہے تھے، چہرے پہ کسی قسم کی نرمی نہ تھی۔ ان کی آخری بات پہ اس کا ذہن اٹک گیا، پھر بھی اس نے خیال کو جھٹکا، ایک بار بے یقینی کی تھی، اب نہیں۔
आप इंतहा के झूठे फरेबी इंसान हैं। मैं आपकी बातों पे यकीन नहीं करती। मुझे मेरे घर भेजें। मेहरान बिला वजह मुझे कभी यहाँ नहीं रख सकता। मेरे बाबा ने कर्ज दिया है, सारा हिसाब खत्म। लड़की, आराम से बात करो। तुम्हारे बाप ने कर्ज उतारा है, पर सूद की रकम मेहरान ने मुझसे माफ़ करवाई है। मैंने माफ़ कर दी। सिर्फ चंद करोड़ तुम्हारे बाप ने वापस अदा किए। तुम्हारा बाप फैक्ट्री के साथ अपार्टमेंट भी बेच रहा था। मेहरान ने उन्हें अपार्टमेंट बेचने से रोका है, और सूद माफ़ करने के बदले मेहरान ने तुम्हें तुम्हारे बाप शिनवारी से मांग लिया। मेरे पास सबूत नहीं है। यकीन करना है तो करो, वरना एक और इल्ज़ाम मुझ पे लग जाएगा तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रखना, तुम्हारे बाप ने वापस तुम्हें पलट के देखा तक नहीं, वो सिर्फ मिलने ही आया था। उसके दिल पे दबाव बढ़ता जा रहा था। रोने से सांसें उखड़ रही थी। वो हैरत का पुतला बने सुनती गई थी। सारी दलेरी पाश पाश हो गई। जुल्फ़कार जब मस्जिद रुके नहीं, चले गए। वो फिर हलीमा बी के कदमों के करीब भी गिरी बैठी थी। हलीमा बी को उनके एक भी लफ्ज़ पे यकीन नहीं था। मेहरान इतना नहीं गिर सकता था। सिर्फ बदले की गर्द से वो इस लड़की पे इतने जुल्म नहीं ढा सकता था। उन्होंने फ़ोन उठाया, उसे कॉल लगाई। बेल जाती रही कई देर तक, कई बेलें गई, पर उसने फ़ोन रिसीव तक ना किया। वो परेशान हो गई। छोटे साईं, ये आपने क्या कर दिया? वो ज़ेरे लब बुड़बुड़ाई। मैं बताऊं, उसने उस दिन का हिसाब लिया है। बड़ी खामोशी से चला गया था ना, तूफान से पहले की खामोशी थी वो। मैंने उस पर यकीन करके गलती की। वो बड़े जा सच कह रहे हैं। उसने सबको अपने काबू में कर लिया। मेरे बाबा, उनको भी उसने मजबूर किया होगा। मेरे बाबा, वरना मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ते। मैंने उनकी आंखों में दर्द देखा था। हलीमा भी, उसे लगता है वो मुझे पा लेगा। ये उसकी गलती है। मैं मरना पसंद करूंगी, पर उसकी ज़िंदगी में कदम नहीं रखूंगी। हाँ, मुझसे गलती हुई। मैंने बिना सोचे समझे उस पे इल्ज़ाम लगाया। माफ़ी भी तो मांगी थी ना, पर मैं भूल गई। जब मर्दों की अना पे बात आ जाए तो वो सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। मैं कोई भेड़ बकरी हूँ जो हर कोई मुझ पे अपनी मर्जी चलाता है? टेबल पे हथेली रख के वो उठ बैठी और गुस्से में जोर जोर से हाथ टेबल पे मार रही थी। आंसुओं के बहते निशान गालों पे रकम हो गए थे। हलीमा बी ने उसे रोकना चाहा, पर वो बेकाबू थी। रुमाइजा, संभालो खुद को। साईं जब आएंगे तब ही सच का पता चलेगा। हलीमा भी, यही सच है। उसका सर उनके कंधे पे था। उसने मेरा भरोसा तोड़ा है। पहले मुझे भरोसा करने पे मजबूर किया और फिर खुद ही वार कर दिया। उनकी आगोश में सिमट के वो रोती चली गई। इस बार तकलीफ, दर्द की शिद्दत ज्यादा थी। उसे मुलामत हो रही थी। दिल उसकी जानिब गामजन जो हो गया था। हलीमा भी, मैं मर जाऊंगी अब। दम घुट रहा है मेरा। वो मुझसे शादी करना चाहता है। मैं हरगिज नहीं करूंगी। मेहरान सफाक है, बहुत सफाक। अना का पुजारी है। आंसू बहाते सिसक सिसक कर उसके मुंह से लफ्ज निकले थे। हलीमा भी आज लाजवाब हो गई थी। रुमाइजा का दिल दर्द की शिद्दत से चिकना चूर हो गया था। सोचों में सिर्फ मेहरान के अल्फाज थे। उसके साथ गुजारे कुछ लम्हे, कुछ खूबसूरत यादें काबज थी। वो कहता था, रुमाइजा मुझ पे भरोसा कर लो, तुम्हारी जिंदगी से हर गम निकाल दूंगा। तो उसे भरोसा करने की ये सजा मिली थी। अब तो इस लफ्ज से ही उसका एतबार उठ गया था। वो बाप बेटे दोनों ही एक जैसे थे, अपनी अना को तस्कीन पहुंचाने वाले, और इन दोनों की अना के आड़ों नुकसान रुमाइजा शिनवारी का हुआ था। मुराद के सामने एक फाइल रखी थी। मुराद ने उठा के पढ़ना शुरू कर दी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट गहरी हो गई। जा बंगले के हर मुलाजम के नाम का बैंक अकाउंट चेक करो। इनसे जुड़े हर शख्स का अकाउंट देखो। जुल्फ़कार जाके गिर्द ऐसा जाल बिछाऊंगा कि निकल ही नहीं पाएंगे। उनके ये वकील इस बार किसी काम नहीं आ सकेंगे। उनकी तमाम तर प्रॉपर्टी के बारे में मालूमात इकट्ठी करनी है। अभी सिर्फ उनकी दौलत की बहती गंगा का एक सिरा मिला है। देखते हैं किधर खत्म होती है ये। वो खुर्शीद से मुखातिब था। दरवाजे पे दस्तक हुई। आ जाइए। दरवाज़ा अंदर की जानिब खुला। उसे तुफैल के आने की तवक्का हरगिज़ नहीं थी। एक तो वो उसके हाथ से निकल गया था, और अब खुले आम दंदनाता फिर रहा था। मुराद ने मुट्ठी भींच के जब्त किया। सलाम एएसपी। वो कुर्सी खींच के बैठ गया। वही मगरूराना अंदाज।
क्यों आए हो साबिक MNA? मुराद ने तंजिया लफ्जों पे जोर दिया। वो इस्तेहज़ाहिया हंसा। तुम्हारी जा खानदान में इतनी दिलचस्पी अब मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। मुझे पार्टी से निकाल दिया गया है और अब मुल्क में मजीद रह भी नहीं सकता। सोचा जाते जाते एक राज बताता जाऊं, पर यह जुल्फकार जा का नहीं, छोटे जा का है। टेबल पे उंगलियां चलाते वो संजीदगी से बोला। मुराद ने रिवॉल्विंग चेयर पे कमर टका दी। टेबल से बॉल पेन उठा के अंगूठे से खोल बंद करने लगा। धड़कनों में इर्ताश पैदा हुआ। कहो। तुफैल हल्का सा हंसा। छोटे जा ने एक लड़की को अगवा करके अपने किसी फार्म हाउस में रखा हुआ है और शायद जा साहिब इस पे फरिफ्ता भी हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुराद की पेशानी पे सिलवटें फैल गई। ASP यकीन करो मेरा। खैर मुझे इतना ही कहना था। वैसे भी कुछ अरसे बाद यहाँ से चला जाऊंगा। वो उठ गया। मुराद ने उसके जाते हुए पुश्त देखी थी। खुर्शीद उसके सामने वाली कुर्सी खींच के जल्दी से बैठा। मुराद सोच में गुम था। ये क्या बता के चला गया? मेरा आंचा क्या वाकई ऐसा कर सकता है? खुर्शीद ने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। मुराद ने चेहरा रगड़ा। समझ नहीं आता मेरान पे भरोसा करूं कि नहीं। बहुत पुर इसरार बंदा है ये। अगर उसने किसी लड़की को अगवा किया होगा, खुदा की कसम उसकी कब्र में खुद खोदूंगा। जुल्फकार जा के साथ मिलकर पता नहीं ये क्या कर रहा है। एक सिर्फ इसी पे मुझे यकीन था ये गलत कामों से पाक है, पर इसने भी मुझे गलत साबित कर दिया। उसने कॉलर लूज किया। खुर्शीद सर हिलाता रहा था। पहले पता करना पड़ेगा तुफैल की बात में कितनी सच्चाई है। उसके दिल में वैसे ही मेरान के लिए नफरत भरी पड़ी है। सामने घड़ी को तक रहा था। खुर्शीद खड़ा हुआ। मुराद ने निगाह घड़ी से हटाई। मैं घर जा रहा हूँ। तबीयत कुछ बेहतर नहीं और फिलहाल कोई काम नहीं। इस बारे में ऑफिसर इब्राहिम को भनक भी ना पड़े। वो ताकीद करता खड़ा हो गया। सर ये कैप पहनता रूम से बाहर निकल गया। नेमल को आज बकायदा तौर पे बिजनेस अकाउंटेंट की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। पिछले ही अकाउंटेंट ने अपनी शादी की वजह से रिजाइन दिया था। कुछ अरसा दाइम खुद ही अकाउंट्स हैंडल करता रहा। हत्ता के नेमल के आने के बाद भी उसके कैबिन की विंडो ब्लाइंड्स खुली थी। दाइम अपने रूम से निकल के बाहर आया। दरमियान में राहदारी से गुजर के नेमल का कैबिन था। वो रुका। विंडो ब्लाइंड की झड़ियों से अंदर काम में मसरूफ नेमल को देखा। आंखें खैरा हुई। लबों पे मुस्कुराहट फैलने लगी। स्याह सिल्की बाल आड़ी मांग से निकले हुए उसके दाएं कंधे पे गिर रहे थे। कोहनी टेबल पे जमा के और हथेली को थोड़ी के नीचे टकाए वो काम में बेहद मगन थी। नेमल को किसी की नजरें खुद पे जमी महसूस हुई तो उसने सर उठाया, बाहर देखा, फिर विंडो ब्लाइंड्स की तरफ देखा। झुड़ियों में से इन दोनों की नजरें आपस में टकराई। नेमल ने बॉल कान के पीछे अरसते हुए सर झुका लिया। दाइम भी गड़बड़ा गया था और आगे बढ़ गया। ये क्यों खड़े देख रहे थे? उसने सोचा ही था। वो दरवाजा धकेल के उसके कैबिन में आया। जाते हुए उसने कदम वापस मोड़ लिए थे। उसके कैबिन के आगे से बाहर ही नहीं पाया था। उसके आते ही वो खड़ी हो गई। दाइम ने बैठने का इशारा किया। बैठी रहे। काम में कोई मसला तो पेश नहीं आ रहा आपको? खाकी पैंट की जेबों में हाथ डाल के वो खड़ा था। नेमल उससे नजरें मिला नहीं सकी। अजीब सी रमक उसकी आंखों में थी। वो उलझाई। नो सर, आपने वैसे ही इतनी प्रैक्टिस करवा दी है। उसके कड़वे तंज पे वो हंस दिया। अपनी बात कहने के लिए वो लफ्ज तोल रहा था। उसे अंदाजा नहीं था इस मामले में उसे इतनी दुश्वारी होगी। कॉफी पीने चलेंगी? कान की लू मसलते हुए उसने नहायत सरसरे अंदाज में दूसरे हाथ भी जेब से निकाल कर पूछा। क्या सर? ब्रेक टाइम है, सोचा आपके साथ कॉफ़ी पी लूं और आपको जो मुझसे शिकवे हैं वो भी तो ख़त्म करने हैं। उसने सीने पे हाथ लपेट लिया। और मुझ पे ये मेहरबानियाँ किस लिए? कम सिन बच्ची तो वो भी नहीं थी। 23 साल की समझदार लड़की थी। ये मेहरबानियाँ हर एक के लिए नहीं होती। आप चल रही हैं? हाथ निकाल के उसने माथे पे आया पसीना साफ किया। ठंड में भी उसे पसीने आ गए थे। नेमल ने आंखें छोटी किए उसे देखा। मैं कॉफ़ी नहीं चाय पीती हूँ। एक कदम बढ़ा के उसकी टेबल के नज़दीक आया। नेमल का सुबह से ही सर दुख रहा था। काम समेट के उसका अपना इरादा चाय पीने का था। ठीक है, चाय ही लेंगे, पसंद बदल लेंगे हम अब अपनी। जेरे लब वो बुरबुराया। नेमल खड़ी हो गई। कुर्सी की पुश्त से उसने कोट उठा के कंधों पे डाल लिया और टेबल से हैंडबैग उठा के उसके करीब से आगे बढ़ गई। दाइम गहरी होती मुस्कुराहट के साथ उसके पीछे हो लिया। ये अगला मंजर कैफे का था। दरमियान की ही टेबल थी जिसकी तरफ सिर्फ 2 ही कुर्सियां थी जिन पर वो दोनों बैठे थे। दाइम ने भी अपने लिए चाय ऑर्डर की थी।
बेड़ा उनकी टेबल पे आ रुका। ट्रे से 2 चाय के कप इन दोनों के सामने रखे और चला गया। इतनी देर दोनों के दरमियान खामोशी थी। दाइम ने चाय का गरम कप उठा लिया। नेमल चाय ठंडी करने के लिए कप में चम्मच चला रही थी। इतनी देर तक वो इधर उधर देखता रहा। मिस नेमल, कप वापस टेबल पर रखते उसने मुखातिब किया। नेमल ने उसे देखा। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दें। वो काफ़ी देर से उसकी उलझन नोट कर रही थी। दाइम का अंदाज अजीब था। वो यही जानने के लिए उसके साथ आ गई थी। कहने की कोशिश कर रहा हूँ पर कह ही तो नहीं पा रहा, वो सोच ही सका। दाइम, क्या हो गया? कह दो, इतना भी मुश्किल नहीं। एक इजहार के लिए तुम इतना घबराओगे? 1 2 3 कम ऑन दाइम, मैं आपको पसंद करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। उसने फौरन चाय का घूंट भर लिया। नेमल के इर्द गिर्द सब ठहर सा गया। वो झींप गई। बेख्तियार रिएक्शन था। कप लबों से हटाया। चाय अंदर उतारने के बाद दाइम की मुस्कुराहट में इजाफा हुआ। अब मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। वो फौरन खड़ी हो गई। कंधे से गुजरते बैग स्ट्रिप को मजबूती से पकड़ा। अरे तुम बैठो तो सही। वो लम्हे में आपसे तुम पे आया। नेमल को हैरानी नहीं हुई थी। सर, मेरे मॉम डैड ने मुझ पे भरोसा किया है और मुझे जॉब की इजाज़त दी। मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकती। मेरी गलती है जो मैं आपके साथ चाय पीने आ गई। दाइम उसकी बात सुनता खड़ा हो गया। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। तुमसे शादी ही करना चाहता हूँ। उसके लिए आप मेरे मॉम डैड से बात करें। मैं जॉब करने के लिए घर से बाहर निकली हूँ, ना कि। मिस नेमल, बस ठीक है, आप बैठें, चाय पी कर जाइएगा। आप मुझसे आइंदा ये बात नहीं करेंगे। उसने आंखें दिखा कर कहा। ओके ओके। उसने हाथ खड़े कर दिए। पर वो मुत्तमिन था। कम अज कम नेमल ने इनकार तो नहीं किया था। चाय के ख़त्म होते ही नेमल उठ खड़ी हुई और इस दरमियान दोनों अजनबियों की तरह बैठे रहे। आयशा यूनी से वापस आके जरपाश के पास चली गई थी। मुराद सीधा जरपाश के कमरे में आया। आयशा कुछ देर बैठी रही, फिर उसके लिए खाना गर्म करने के लिए किचन में चली गई। उसकी ज़िंदगी में मोहमिल जाने के बाद गोया सुकून सा आ गया था। अब सब ठीक था। बस एक रूमा का ख्वाब था जो उसे सता रहा था। मुराद, क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहे हो तुम। वो दोनों बेड पर ही बैठे थे। मुराद ने सर उनकी गोद में रख लिया। सांस खारिज की। जरपाश मुतफक्कर हुई। उन्होंने उसका माथा छुआ। वो बुखार में जल रहा था। बुखार हो रहा है तुम्हें तो? उसकी ठोरी उन्होंने थाम ली। बेटा, क्या बात परेशान कर रही है, मुझे बताओ। मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से तुम देर रात तक घर आ रहे हो। कौन से केस में मसरूफ हो? उन्होंने उसकी पेशानी पे से बाल हटाए। माँ के लम्स पे उसने आंखें मूंद ली। कोई बात नहीं है। झूठ नहीं, सच कहो। माँ हूँ तुम्हारी। शक्ल से परेशानी साफ झलक रही है। वो कितना ही परेशान ने छुपा लेता, पर माँ की नज़रों से कैसे छुप सकता था। वो जायज़ा लेती निगाहों से उसका चेहरा तकने लगी। मॉम, मुझे ये खबर मिली है कि जा ने एक लड़की को अगवा कर रखा है। उसने सुर्ख होती आंखें खोल ली। जरपाश का उसके बालों में चलता हाथ अचानक थम गया। वो ऐसा कैसे कर सकता है? पसंद करता है शायद उसे। वो उठ के बैठ गया, पैर बेड से लटका लिए। तो तुम इसलिए परेशान हो? वो उसके तासुरात का जायज़ा लेने लगी। मॉम, समझ नहीं आ रहा किस पे भरोसा करूं। केस के बारे में बाद में बताऊंगा। दुआ करिएगा कामयाब हो जाऊं। ये केस मेरे लिए बहुत अहम है। उसकी आंखों में जुनून देखकर जरपाश ठिठक के रह गई। मुराद, किसके मुतल्लक केस है? उनकी छठी हिस्स तेजी से फुड़की। मुराद खड़ा हो गया। बहुत जल्द पता चल जाएगा। मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। वो मज़ीद अब बैठ नहीं सकता था, क्योंकि जरपाश सवाल जवाब करके उससे उगलवाने की कोशिश ज़रूर करती। वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद जरपाश गहरी सोच में पड़ गई। मुराद, आपको इतना तेज़ बुखार हो रहा है? खाने के बाद वो लेट गया। आयशा ने थर्मामीटर से बुखार चेक किया। उसे तो पारा ही समझ नहीं आ रहा था कहाँ ठहरा है। मुराद ने खुद देखकर बताया था। चलें डॉक्टर के क्लिनिक चलते हैं। वो दुपट्टा संभालती खड़ी हो गई। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, आराम करूंगा तो बुखार उतर जाएगा। उसने आंखों के पपोटे दबाए। आयशा सोच में पड़ गई। वो बाहर चली गई। मुराद ने आंखें मूंद ली। थोड़ी देर बाद उसे पेशानी पे ठंडी सी चीज़ महसूस हुई। उसने आंखें खोली तो आयशा ठंडी पट्टियां कर रही थी। डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं तो पट्टियों से गुजारा करना पड़ेगा। मुझे जब भी बुखार होता था अम्मी भी मेरी ठंडी पट्टियां कर रखती थी। उसने पट्टी हटाकर दूसरी पट्टी पानी के बोल में निचोड़ के उसके सर पे रखी और हल्के हल्के सर दबाने लगी। मुराद के अंदर सुकून उतरा। बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए उसने आयशा का हाथ थाम के दिल के मुकाम पे रखा था। आयशा ने उसे आंखें दिखाई, पर उसने हाथ नहीं छोड़ा और आंखें बंद कर ली।
आयशा मुस्कुराते हुए काफी उसकी पटियां करती रही जब तक मुराद सो न गया। उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ से निकाला। अजानें हो रही थी। फिर वो मगरिब पढ़ने के लिए उठ गई। नीले सूट की मैचिंग का दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेट रखा था। सलाम फेर के उसने दुआ के लिए हाथ उठा लिया। तमाम चीज़ों का अल्लाह का शुक्र अदा करने के साथ कई दुआएं मांगी, उसके और मुराद के हमेशा साथ की, और ख़ास कर रुमाइज़ा के लिए। उसके बारे में सोच के दिल फुड़कने लगता था। ये सब नॉर्मल नहीं था। दुआ मांग के वो खड़ी हो गई, वापस मुराद के पास आई। कुछ पढ़ के उस पर दम किया था। उसकी पेशानी पे बाल गिरे थे, हटा के पीछे किए। वो गहरी नींद में था। काफ़ी देर उसे ऐसे ही देखने के बाद अपनी शशोपंज से बाहर निकलकर झुक के उसकी पेशानी चूमी और खड़ी हो गई। बुखार कम हो गया था। उसे असाइनमेंट बनाना था। कमरे की लाइट्स बंद करके अपना सामान लेकर बाहर निकल आई। मॉम, नेमल ऑफिस से आके फ्रेश होके सीधा उनके कमरे में आई। अरबाज दमीर अपने दोस्तों के साथ डिनर पे गए थे। आ जाओ, खड़ी क्यों हो? आज तो मेरे दोनों बच्चों के तासुरात ही बदले बदले लग रहे हैं। अपना ख्याल जुबान पे लाते कहा। मॉम, आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। वो हिचकिचाती हुई सामने सोफे पे जाके बैठ गई। बताओ क्या बात है? उन्होंने उसके चेहरे के बदलते रंगों को देखा। मुझ पे गुस्सा बिल्कुल नहीं करिएगा नेमल। उन्होंने घूरा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर सीधी हुई। लब कुतरे। मॉम, मेरे जो बॉस हैं मिस्टर दाइम अली, उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने कह दिया आप लोगों से बात करें। डरते डरते हिम्मत करके उसने बता दिया। इधर तो आओ जरा। उनके चेहरे पे किसी किस्म का कोई तासुर नहीं था। वो परेशान सी हो गई। मोम, मैंने कुछ नहीं किया, इसलिए फौरन आपको बताने आई हूँ। वो उठ के उनके पास आई। तुम्हें पसंद है वो? जरपाश ने उसके बालों पे हाथ फेरा। न नहीं तो। वो घर बर आ गई थी। मुर्तज़ा साहिब ने कल ही तुम्हारे डैड से इस सिलसिले में बात की थी। उनके बताने पे वो लाजवाब हो गई। हैरत से माँ को देखा। कैसे दाइम को बोल आई थी रिश्ता भेजे, उसे सोचकर खुफत हुई। डैड ने क्या कहा? उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। मुराद से भी बात करेंगे। भाई आ गए होंगे वैसे। उसकी बेचैनी पे जरपाश ने मुस्कुराहट रोकी। भाई की तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन में बात करूंगी। तुम्हारा फैसला जानना भी ज़रूरी है। जो आप लोग फैसला करेंगे मुझे कबूल है। उसका मशरकी लड़कियों वाला अंदाज था। फिर कुछ उनके पास बैठी रही। हमने मानना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। दिन गुजरते जा रहे थे। एक के बाद एक जिंदगी का सफ़ा पलटता गया। अरबाज साहिब ने नेमल और दाइम के रिश्ते की बात मुराद से की थी। मुराद ने इनकार कर दिया था। दाइम मेरान का करीबी दोस्त था, वजह यही थी बस। पर उसने घर वालों को ये वजह नहीं बताई थी। यही कहा कि वो मुत्तमिन नहीं। उसके जवाब पे कोई भी मुत्तमिन नहीं हुआ था। पर जब वो मना कर रहा था तो कोई वजह ज़रूर होनी थी। अरबाज तमीर और जरपाश इसलिए खामोश हो गए थे। वो बेशक बता नहीं रहा था, पर वो अपने बेटे को बखूबी समझते थे। पर इस सब में नेमल काफ़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था भाई क्यों रिश्ते से राजी नहीं। दाइम के सामने उसने एतराफ़ नहीं किया था, पर हकीकत यही थी कि दाइम के लिए उसके दिल में आहिस्ता आहिस्ता जगह बन चुकी थी। उसके प्रपोजल के बाद खुश मजाज और डिसेंट सा लड़का था, कोई बुराई नहीं थी। पर यह पसंदीदगी उसने खुद से भी छुपा रखी थी। वो नहीं चाहती थी कोई ऐसा फैसला जो उसका दिल तोड़े। उसे उम्मीद थी मुराद राजी हो जाएगा। दुनिया उम्मीद पे ही तो कायम है। दूसरी तरफ दाइम को एएसपी पे गुस्सा चढ़ा हुआ था। नेमल और उसके दरमियान बॉस और एम्प्लॉय का रवैया ही था। नेमल ने हरगिज अपनी हद पार नहीं की थी, ना ही दाइम को करने की इजाज़त दी थी। पर दाइम इस पर अपने लिए उसकी पसंदीदगी भांप चुका था। मेरान भी यही मौजूद नहीं था जो वो उसकी मदद मांग लेता। फिलहाल दोनों जानिब से सब्र से काम लिया जा रहा था और मेरान का इंतज़ार किया जा रहा था।